हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 4 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को। आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन 4 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। इसके साथ आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। So when something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपके लिए कुछ चीज़ ज़रूरी है, अगर आपके लिए कोई गोल ज़रूरी है, तो जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी आपके सामने आ जाए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपके सामने आ जाए, फिर भी आप वहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लोगे। कितने भी ऑड्स आपको फेस करने पड़े, कितने भी डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़े, अगर कोई चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है देन यू विल फाइंड आउट अ वे फॉरवर्ड। ओके, तो आगे बात करते हैं। मतलब इसका कुल मिला के मतलब ये अपनी विल पावर को बिल्कुल स्ट्रांग बना के रखना है ना। अपनी विल पावर को स्ट्रांग बना के रखना है। किसी के बहकावे में, किसी की नेगेटिविटी, किसी की टॉक्सिसिटी से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप परसिस्टेंस कितना रखते हो। ओके, और आपकी पर्सनालिटी में सेल्फ फेथ कितना है, सेल्फ फेथ। ओके, तो अपने आप पे विश्वास हमेशा रखना है, कभी भी अपने ऊपर से विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में हम कल्चर में देखने वाले हैं जीआई टैग के बारे में। तो एक जीआई टैग है, उसके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री में बात करेंगे रंपा रिबेलियन और अल्लूरी सीताराम राजू, इनके बारे में बात करेंगे। क्या है इससे रिलेटेड न्यूज़, इसको भी देखेंगे। GS2 में गवर्नेंस में देखेंगे NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में। NHRC और चकमास के बारे में देखेंगे। चकमा क्या है ये भी देखेंगे, रेफ्यूजीज हैं ये, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। एंड GS3 में हम देखेंगे इकोनॉमी में एक एडिटोरियल है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इसके बारे में देखेंगे। और GS4 में आज एक न्यूज़ आई है जो कि रिलेटेड है एनवायरमेंटल एथिक्स के साथ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इन एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हो अपने मेंस के एग्जाम में। ओके, आगे बात करते हैं पहले आर्टिकल की। टारगेटिंग जीआई टैग मयूरभंज सुपर फूड एंड चटनी टू फाइंड मोर टेबल्स। तो देखो, उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है मयूरभंज। मेनली ये ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, ठीक है, और ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया होने के कारण ये काफ़ी कुछ फूड ट्रस्ट, जो हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो फूड हमको मिलता है फॉरेस्ट से, ठीक है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ये काफ़ी डिपेंड करते हैं अपनी हर चीज़ के लिए, ट्राइबल जो लोग हैं वो लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक काई चटनी है, ठीक है, काई चटनी, इसको यहाँ पे जीआई टैग देने की बात चल रही है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बात यह है कि काई चटनी जो है, ये रेड चींटियाँ जो थी ना, लाल चींटियाँ जो स्टिंग कर देती हैं हमको, तो हमें जलन होती है, दर्द होता है, ये सारी जो चीज़ें हमारी जो चींटियाँ होती है, ये लाल चींटियाँ, उनसे ये चटनी बनाई जाती है, काई चटनी। और यहाँ पे जो ट्राइब्स हैं वो इस चटनी को बनाती हैं। तो ये जो काई चटनी है ये काफ़ी रिच होती है, ठीक है, न्यूट्रिशंस में। जैसे जो फूड आइटम है, प्रोटीन में, कैल्शियम में, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, इन सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छी होती है। अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें, ठीक है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है, ये पता चला है अभी तक, ठीक है। इवन कई सारे साइंटिस्ट ने भी इनके ऊपर रिसर्च करी और ये बोला है कि इसको जीआई टैग मिलना चाहिए, जीआई रजिस्ट्री इसको मिलनी चाहिए, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन इसको मिलना चाहिए। अगर इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है फूड कैटेगरी में, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड हाइजीन प्रोटोकॉल बन पाएगा कि काई चटनी को प्रिपेयर करना कैसे है, और इस स्ट्रक्चर्ड वे में, स्टैंडर्ड वे में इसको आगे से प्रिपेयर किया जाएगा। ओके, और एक तो ये भी है कि यहाँ पे लोकल जो मार्केट है वो भी बढ़ेगा इसका, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लोकल फूड आइटम है ना ये, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब देखो, जीआई टैग अगर मिल जाता है तो इसकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और इसका जो ये लोकल प्रोडक्ट के लिए जो सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो ये लाल चींटियां हैं ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलती है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे ये इस तरह से पत्तियों का नेस्ट बनाती है और उसमें रहती हैं। तो यहाँ पे क्या करती है, ट्राइबल जो जनजातियां हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे पूरे के पूरे नेस्ट को उखाड़ लेती है और इसको पानी में डाल देती है, जैसे कि ये चींटियां मर जाएं। ओके, फिर इन चींटियों को यहाँ पे विथ स्पाइसेस के साथ मर्ज करके, ठीक है, और चटनी वगैरह बनाई जाती है और इसको फिर यहाँ पे सेल करती है ये ट्राइब्स। ओके, तो स्पाइसी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाए जाते हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे ये चटनी का ये भी एक रिसर्च सामने आई है कि जो भी कोल्ड, फ्लू, वुपिंग कफ और ये सब जो प्रॉब्लम है, आई साइट का प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं अगर आप ये काय चटनी जो है कंज्यूम करते हो तो। अब यहाँ पे हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि काय चटनी क्या है, ये तो हमने देखा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एक
जो वीवर एंड्स होती हैं, लाल जो चींटियां होती हैं, उनको उनसे ये काई चटनी बनाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में। लेकिन ये जीआई टैग क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन का बेसिक मीनिंग ये होता है कि मान लो ये एक जगह है ए जगह पे ये कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और इस जगह जो ये प्रोडक्ट बनता है, इसकी खासियत जो है, इसके जो फीचर्स इसमें हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि ये ए जगह पे बनता है, इसका ओरिजिन ए पे हुआ है, इसीलिए इसके साथ ये कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़े हुए हैं। अब मान लो कोई बी जगह है, ठीक है, जैसे मान लो ए जो चीज़ है, ये जो चीज़ यहाँ पे बन रही है ए जगह पे, ये मान लो दार्जिलिंग टी की बात कर रहे थे हम, ठीक है। आपने सुना होगा दार्जिलिंग की चाय बहुत फेमस है, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला भी हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे बी जगह पे, जैसे मान लो ये दार्जिलिंग में मिलती है दार्जिलिंग टी, है ना। अब यहाँ पे मुंबई में कोई बोले कि देखो ये है दार्जिलिंग टी और मैं ये बेच रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा कोई बोलता है तो यहाँ पे वो एक्चुअल में नहीं बेच रहा है दार्जिलिंग टी, लेकिन उसका नाम यूज करके वो यहाँ पे पैसे कमा रहा है। और दूसरी चीज, क्योंकि ये दार्जिलिंग टी नहीं है, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी दार्जिलिंग टी की होती है, तो इससे क्या हो रहा है, दार्जिलिंग टी का नाम भी खराब हो रहा है। तो यहाँ पे एक जीआई टैग अगर इस दार्जिलिंग टी को मिल जाता है तो क्या होगा कि कोई भी और इंसान ये चीज क्लेम नहीं कर सकता कि मैं भी दार्जिलिंग टी बेच रहा हूँ, ठीक है। जब तक उस पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होगा तब तक वो उस चीज को यहाँ पे यूज नहीं कर सकता अपने मॉनेटरी पर्पस के लिए। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, इट इज एन इंसाइनिया ऑन प्रोडक्ट्स having a unique geographical origin and evolution over centuries with regard to its special quality और reputed attributes। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जिसकी स्पेशल क्वालिटी या जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो उसके ओरिजिन के कारण है, ऐसी चीज़ों को एक इंसाइनिया, एक यहाँ पे टैग दिया जाता है जिसका नाम है जीआई टैग। ओके, यहाँ पे जो जीआई टैग है बेसिकली ऑथेंटिसिटी मार्क करता है कि हाँ, ये अगर बोल रहे हैं दार्जिलिंग टी है तो ये सच में दार्जिलिंग से ही आई है टी, ठीक है, अगर जीआई टैग उसके ऊपर है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी मार्क करता है ये, ठीक है। और जो रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड यूजर हैं बस वही इसको बेच सकते हैं। ओके, अच्छा, दूसरी चीज, ये जो जीआई टैग है ये किस तरह से गवर्न होता है, कौन से एक्ट के अंतर्गत गवर्न होता है? 1999 का एक्ट है जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन गुड्स एक्ट। तो ये जीआई टैग जो है ये यूज होता है अंडर दिस जीआई एक्ट। ओके, अच्छा, इसके लिए जो रजिस्ट्री है वो होती है बाय जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, हेडक्वार्टर्ड इन चेन्नई। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जीआई टैग क्या है। दूसरी चीज़ ये याद रखना कि जीआई टैग इस एक्ट के अंतर्गत बनाया जाता है 1999 के अंदर। इसके बाद तीसरी चीज़, इसकी जो रजिस्ट्री होती है चेन्नई में होती है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो देखो, पहली चीज़ तो लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है प्रोडक्ट को, ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन ऐसा कि कोई भी इसका अनऑथराइज्ड यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन्हांस होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये जो काई चटनी हमने इसकी बात करी, ट्राइबल्स जो हैं ऑलरेडी पावर्टी रिडन होते हैं, ठीक है, हमको पता है हमारे देश में काफ़ी बैकवर्ड है जो ट्राइब है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशन। तो यहाँ पे अगर इनकी काई चटनी को जीआई टैग मिल जाता है तो इसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, इसका सब लोगों को पता चलेगा, ठीक है, और जब पता चलेगा तो यहाँ पे लोग आएंगे खरीदने के लिए ये चीज़, ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ेगी इस चीज़ की, ठीक है, और जोग्राफिकल पूरी टेरिटरी में इसकी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी इस प्रोडक्ट के कारण। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो जीआई प्रोटेक्शन इंडिया में मिल रहा है उसके कारण क्या होगा, इन सेम प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज में भी रिकॉग्निशन मिलेगा और इसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है। और इंडियन इकोनॉमी में आप घुसोगे अगर इस टॉपिक में तो आपको पता चलेगा जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारा जो करेंसी की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी, ठीक है, तो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। ये सब चीज़ें भी हमारे लिए हेल्पफुल होंगी, ठीक है। तो जीआई टैग के बारे में हमने देखा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, सेलिब्रेटिंग द अननोन एंड द अनसंग। तो देखो ये किसका स्टैचू है, ये स्टैचू है अल्लूरी सीताराम राजू का, विशाखापट्टनम में ये बना हुआ है, ठीक है। अभी ये क्या क्या है, न्यूज़ क्या है, कुल मिला के देखो, ये जो लीडर हैं अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी बर्थ एनिवर्सरी 125th बर्थ एनिवर्सरी है। और इसीलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने ये कहा है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में 1 साल तक इनके बर्थ को सेलिब्रेट किया जाएगा। अब देखो, आपको पता है जो अभी 15 अगस्त आने वाला है वो मार्क करेगा 75th इंडिपेंडेंस डे हमारा, ठीक है, और इसी को हम बोल रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो आज़ादी के 75 डेज हो रहे हैं, 75 ईयर्स हो रहे हैं, और इसीलिए पूरे हमने 75 वीक्स तक इसको सेलिब्रेट किया हुआ है, ठीक है। 75th इंडिपेंडेंस डे के पहले 75 वीक्स तक हमने इसको सेलिब्रेट किया है और इसको हमने नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसी में 125th बर्थडे यहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू का भी मनाया जा रहा है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ओके, इसीलिए ये न्यूज़ में है। अब देखो इनके बारे में कुछ चीज़ें हम देखते हैं, फिर वापस आएंगे आर्टिकल के बारे में।
अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में देखो, 1922 में ये एक इंडियन रिवॉल्यूशनरी थे अल्लूरी सीताराम राजू। इन्होंने एक यहाँ पे रिबेलियन लीड करा जिसका नाम है रंपा रिबेलियन। रंपा रिबेलियन जो था, इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पे ट्राइबल लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ना तानाशाही कर रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे। तो ब्रिटिश राज ने यहाँ पे क्या किया, एक एक्ट लेके आए ब्रिटिशर्स यहाँ पे, 1882 का मद्रास फॉरेस्ट एक्ट। इस मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ने क्या किया कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है इसके राइट्स को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अभी हमने जस्ट देखा लास्ट न्यूज़ में कि ट्राइबल कम्युनिटी कितना ज़्यादा डिपेंड करती है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे अपनी हर चीज़ के लिए, है ना सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने हाउस होल्ड के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए भी वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे ही डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ने क्या किया, ट्राइबल कम्युनिटी के इस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, ठीक है। तो कुल मिला के फॉरेस्ट के ऊपर यहाँ पे मूवमेंट के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। अब इसके ही रिबेलियन में, इसी के अपोजिशन में यहाँ पे रंपा रिबेलियन उठता है और यहाँ पे सारे ट्राइबल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू इस रिबेलियन में पार्टिसिपेट करते हैं। कब का रिबेलियन है, 1922 का, मतलब एक तरह का रिवॉल्ट है, प्रोटेस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस एक्ट को, जब ये एक्ट आया 1882 का, ये जो एक्ट आया, इसमें क्या हुआ, जो कम्युनिटी है वो यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल पोडो एग्रीकल्चरल सिस्टम को यहाँ पे कैरी करने में अनेबल हो गई। यानी कि देखो, यहाँ पे क्या होता था, जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं आज भी ये चीज़, इस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करती हैं कि यहाँ पे पूरे, यहाँ पे एक लैंड एरिया मिला, यहाँ पे खेती बाड़ी करी, काफ़ी टाइम तक खेती बाड़ी करी, अंत में क्या किया कि यहाँ पे अब इनको क्लीन करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, इस पूरे फील्ड को आग लगा दी और दूसरी जगह पे जाके इन्होंने खेती बाड़ी करी। अब ये वाली फील्ड जो है खुद से रेजुविनेट होगी थोड़े सालों में और फिर वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये इनका शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है, इसको ये कहते हैं पोड़ू, ठीक है, पोड़ू। तो इसके लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं कर सकते, ये कह दिया इस एक्ट ने, मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ने। तो यहाँ पे ये आर्म्ड स्ट्रगल शुरू होता है, यानी कि वायलेंट स्ट्रगल शुरू होता है और ये खत्म होता है 1924 में। कैसे खत्म होता है, 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू ने यहाँ पे, ये देखो इनका ना स्टाइल भी अलग ही टाइप का था। ये क्या करते थे, जहाँ पे भी अटैक करने वाले होते थे अल्लूरी सीताराम राजू, वहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस को पहले ही बता देते थे कि मैं अटैक करने वाला हूँ, रोक सको तो रोक लो, ठीक है। तो इस तरह से इनका स्टाइल हुआ करता था। अंत में क्या होता है, 1924 में ये पकड़े जाते हैं। इनको पकड़ के जो ब्रिटिशर्स ने एक जंगल में एक पेड़ पे बांध देते हैं और उनको वहीं पे शूट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनका जो है यहाँ से जान चली जाती है और अंत में इनको एक हीरो का टाइटल मिलता है, हीरो ऑफ द जंगल इनको कहा जाता है, यानी कि मय्यम वीरुडू ये कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, हीरो ऑफ द जंगल और मय्यम वीरुडू इन्हीं को कहा जाता है। रंपा रिबेलियन की बात कर लेते हैं। तो रंपा रिबेलियन किसने लीड किया था, अल्लूरी सीताराम राजू ने। 1922 का ये रिबेलियन है, ट्राइबल रिबेलियन था, मय्यम रिबेलियन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक तरह की ट्राइबल अपराइजिंग थी जिसको लीड कर रहे थे अल्लूरी सीताराम राजू और ये मद्रास प्रेसिडेंसी की बात है, ठीक है। 1922 में शुरू हुई, 1924 में ये खत्म हो गई विद द डेथ ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू, ओके। वापस आते हैं हम हमारे आर्टिकल पे। तो देखो यहाँ पे अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में ही चीज़ें बताई हुई है, जो चीज़ें हमने डिस्कस करी ना वही सब चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है कि किस तरह से इन्होंने रंपा रिबेलियन या मय्यम रिबेलियन को लीड किया था 1922 से लेके 1924 तक, ओके। ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हुई है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि अल्लूरी सीताराम राजू खुद एक ट्राइबल पर्सन नहीं थे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ट्राइबल कॉज के लिए खड़े हुए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज वॉट इज नोन एज सेल्फलेसनेस, ओके। सेल्फलेसनेस और इंटीग्रिटी इसी को कहते हैं कि आप गलत होता हुआ देख रहे हो सामने, तो ऐसा नहीं कि आप वेट करो कि मेरे साथ गलत होगा तभी मैं बोलूंगा। आपने समझा है कि गलत होना, किसी के अगेंस्ट भी अगर गलत हो रहा है तो आपको स्टैंड लेना चाहिए, तो इन्होंने स्टैंड लिया फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी, ओके। आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि आपको पता है अभी जो उदयपुर इशू हुआ है, ठीक है, उदयपुर में एक हिंदू टेलर की यहाँ पे जान ले ली है किसने, दो मुस्लिम लोग हैं, ठीक है। एक तरह से ये सिर्फ एक सिविलियन मर्डर नहीं है, ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्रूअल तरीके से ये पूरा एक्ट हुआ है और इसमें कुछ लिंक्स पाकिस्तान के साथ भी जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको एक टेररिस्ट एक्टिविटी की तरह देखा जा रहा है, ओके, और बहुत ही सीरियस इशू है। अब इसीलिए यहाँ पे जो कन्हैया लाल वाला इशू था, इनकी जो किलिंग हुई है, इसके लिए यहाँ पे राजस्थान का जो उदयपुर का ये केस था, इसका पूरा केस यहाँ पे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सौंप दिया गया है। अब ये एनआईए क्या है, एनआईए देखो एक सेंट्रल एजेंसी है, ठीक है। सेंट्रल एजेंसी जो क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है सभी ऑफेंसेस के लिए
जहाँ पे भी इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और फॉरेन स्टेट्स के साथ यहाँ पे रिलेशंस इशू में है, स्टेक पे है, या फिर ऐसे कोई भी एक्ट्स जो इंटरनेशनल ट्रीटी को फुलफिल कर रहे हैं, किसी एग्रीमेंट को, किसी कन्वेंशन को फुलफिल कर रहे हैं यूएन के, ठीक है, इन सभी तरह के एक्ट्स का भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एनआईए ही करता है। यहाँ पे टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हो गई, या फिर स्मगलिंग हो गई, इंडियन करेंसी का फेक, इंडियन करेंसी का यहाँ पे वो हो गया, प्रेवलेंस हो गया, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है एनआईए के अंतर्गत आती है। अब एनआईए के पास ये पावर है कि वो किसी को भी सर्च कर सकता है, किसी भी जगह को सीज कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, प्रोसिक्यूट कर सकता है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स हैं दिल्ली में, कई सारी ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। एनआईए बना कब, तो देखो जब हमारे यहाँ पे 26/11 वाला अटैक हुआ था 2008 में, है ना, जब ये एक्ट हमारे देश में टेररिस्ट एक्ट हुआ था, ठीक है, और हमारे देश में मुंबई में टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, उसके बाद से एनआईए की शुरुआत होती है। एनआईए को इसके बाद ही यहाँ पे सेटअप किया गया था। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 2008 का जो 26/11 वाला अटैक था, उसमें ये पता चला कि हमारी अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ठीक है। लाइक जो मरीन वाला जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं मरीन एरियाज में, उनका नॉर्मल पुलिस स्टेशन से और हमारी आर्मी से इनसे कोई कनेक्शन ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लाई गई जो पहले से हमको इन चीज़ों के बारे में आगाह कर सके, सतर्क कर सके, इस तरह के अगर कोई एक्ट्स होते हैं तो। इनके अंदर शुरुआत में 8 लॉज को लेकर ही इसको पावर दी गई थी एनआईए को कि आप ये 8 लॉज में ही, ठीक है, ये 8 लॉज में ही आप सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। बाद में जाके कुछ और चीज़ें ऐड हुई इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2008 में ये बॉडी बनाई गई थी दिसंबर 31 में, और शुरुआत हुई इसकी 2009 में, ठीक है, काम करने की। तो 8 एक्ट जो हमने बोले वो कौन कौन से हैं, देखो, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, यूएपीए, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट, सार्क कन्वेंशन। तो देखो ये सारे जो एक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईपीसी के कुछ सेक्शन हैं, ये सभी एक्ट्स के अंदर एनआईए के पास पावर है। आगे जाके 2020 में सेंटर इनको एनडीपीएस जो हमारा एक्ट है ना, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट, इसमें भी इनको पावर दे देता है एनआईए को कि आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। एनआईए का जुरिस्डिक्शन पूरे इंडिया में है, ठीक है, पूरे इंडिया में कहीं पे भी ऐसा कोई एक्ट होता है, कहीं पे भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकता है। साथ में यहाँ पे अगर कोई इंडियन सिटीजन बाहर है कंट्री के तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पे कार्रवाई कर सकता है। कोई पर्सन हमारा इंडियन शिप पे है, ठीक है, भले वो इंडियन टेरिटरी में नहीं है, फिर भी इंडियन शिप पे कोई क्राइम हो रहा है, उसको भी एनआईए जुरिस्डिक्शन उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगर किसी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट ऐसा कोई एक्ट होता है, चाहे भले इंडिया में ना हो, बाहर हो, तो भी एनआईए के अंतर्गत ये आता है। अच्छा, अब एनआईए जो है वो किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को उठाती हैं, केसेस को उठाती हैं, तो देखो यूजुअली सबसे पहले पुलिस में जाता है कोई भी केस, ठीक है, एफआईआर वगैरह होती है। अब अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसके ऊपर सेंटर को गौर करने को कह सकती है कि सेंटर यहाँ पे रेफर करे यहाँ पे ये चीज़ एनआईए को। तो सेंटर यहाँ पे पहले इन्वेस्टिगेट करती है कि जो केस है क्या वो एनआईए यहाँ पे एनआईए के काम का है, या एनआईए इसमें कुछ कर सकती है या नहीं। अगर ऐसा कर सकती है एनआईए इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे, तो एनआईए को फिर सौंप दिया जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर डिटेल्स को एसेस करके फिर यहाँ पे ये काम होता है। या फिर चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे सुओ मोटो यहाँ पे कॉग्निजेंस लेकर एनआईए को ये कोई भी केस सौंप सकती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे किसी भी एक्ट को एनआईए को दे सकती है, कोई भी यहाँ पे अगर केस रजिस्टर होता है उसको एनआईए को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे सकती है। तो ये था पूरा आर्टिकल अबाउट एनआईए। आगे बात कर रहे हैं हम, एनएचआरसी सीक्स रिपोर्ट ऑन चकमास केस। तो देखो ये चकमास कौन है, चकमास और इनके साथ एक और कम्युनिटी आई थी हजोंग। ये दोनों जो हैं ये बेसिकली रेफ्यूजीज हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे सिटीजनशिप की मांग भी है इनकी। अब इनके अगेंस्ट कई सारे यहाँ पे इश्यूज होते हैं, कई सारा इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, कई सारा ज़बरदस्ती का प्रोसिक्यूशन होता है, फॉल्स प्रोसिक्यूशन होता है इनके ऊपर, ठीक है, झूठे इल्ज़ाम लगा के इनको फंसाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो इसके ऊपर एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये बोला है कि यहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर है अरुणाचल प्रदेश के, वो इसके ऊपर कुछ एक्शन लें, और एक्शन जो भी लिया उसकी रिपोर्ट हमको सबमिट करें। तो देखो चकमास के बारे में कुछ समझ लेते हैं पहले, ये चकमास और हजोंग हैं कौन। तो चकमा और हजोंग आज की डेट में अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं, ठीक है। ये आए हैं चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट से। ये चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट कहाँ का है, बांग्लादेश में एक जगह है चित्तगोंग हिल ट्रैक्ट, वहाँ से ये आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये चकमा और हजोंग जो है ये बांग्लादेश से भागकर इंडिया में आए, अरुणाचल में रह रहे हैं।
1960s में क्या हुआ था, बांग्लादेश में एक डैम बन रहा था जिसका नाम था कप्ताई डैम। तो ये कप्ताई डैम बन रहा था कर्णफुली रिवर पर। अब इसके कारण क्या हो रहा था कि काफ़ी बड़ी बड़ी फ्लड्स आ रही थी इस एरिया में, ठीक है, जो चित्तगोंग हिल है वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी फ्लड्स आ रही थी बिकॉज ऑफ दिस कप्ताई डैम। तो एक तो नेचुरल डिजास्टर के कारण इनको भागना पड़ा, और दूसरा यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ है वो इनका काफ़ी प्रोसिक्यूशन एक्सप्लॉयटेशन कर रही थी। तो इसीलिए असाइलम ढूंढते ढूंढते ये इंडिया में आए, और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं। एक लंबे समय तक इन्होंने कैंप्स वगैरह बनाए, 1964 से 69 तक ये कैंप्स में रहे। उसके बाद इनको अभी मिजोरम और त्रिपुरा में भी ये रह रहे हैं अच्छी क्वांटिटी में। अभी थोड़ी बहुत प्रॉस्परस भी हो चुकी है ये कम्युनिटी, ठीक है। हालांकि अभी तक देखो यहाँ पे ये जो कम्युनिटीज हैं इनको प्रॉपर सिटीजनशिप हमारी मिली नहीं है, ठीक है। तो आज भी अगर इनको आप देखोगे तो रिफ्यूजीज ही कहोगे, ठीक है। अच्छा, चकमास जो है याद रखना कि ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी, बुद्धिस्ट चकमास थे, और जो ये हजोंग है वो हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये दोनों माइनॉरिटी हैं। बांग्लादेश में मेजोरिटी मुस्लिम्स की है, ओके। और यहाँ पे इस बीच में बुद्धिस्ट चकमास और हिंदू हजोंग ये दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटीज थी, और इसीलिए भी इनके ऊपर जो इनका परसिक्यूशन हो रहा था उससे बचने के लिए भी ये भाग के आए थे वहाँ से, ठीक है। तो आज की डेट में मिजोरम त्रिपुरा में रह रहे हैं, मेघालय में और असम में भी ये इनका कुछ कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो देखो इनके बारे में और ये मैप में देख लो कि यहाँ से शुरुआत हुई थी, यहाँ चित्तगोंग हिल ट्रैक से आए थे ये बांग्लादेश से, पहले मिजोरम में आए और फिर मिजोरम से अरुणाचल में, नागालैंड में, असम में, इन सभी एरियाज में बस गए, ठीक है। तो 1960s में ये लुशाई हिल्स से आए थे, ठीक है, लुशाई हिल्स सॉरी चित्तगोंग हिल्स से आए थे और फिर लुशाई हिल्स में बस गए आके मिजोरम में, ठीक है। और यहाँ पे आके फिर 1972 से नेफा जो था यहाँ पे उसका नाम चेंज करके अरुणाचल प्रदेश रखा गया। अरुणाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे रेफ्यूजीज को सेटल नहीं करवाएंगे, उन्होंने बोला कि हमारी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, ये सब चीज़ हो जाएगी। तो आज भी क्या हो रहा है कि जहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट में ये चकमाद और हजोंग रह रहे हैं, वहाँ पे इशू ये है कि ये जो चकमाद और हजोंग है उनको लोग यहाँ का पार्ट नहीं मानते, अरुणाचल का पार्ट नहीं मानते, और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो अपना पार्ट नहीं मानते इनको, और ये कहा जाता है कि ये बाहर से आए हैं, ये बाहर वाले रेफ्यूजीज हैं, ठीक है। तो हमारी डेमोग्राफी इनके कारण खराब हो रही है, इसीलिए जो लोग हैं वो इनको झूठे केसेस में फंसा रहे हैं, इनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, और इसीलिए एनएचआरसी ने अब ये कहा है कि हम इसके ऊपर कॉग्निजेंस अब लेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो ये जो पूरा आर्टिकल है दिस रिलेट्स टू एथिक्स, ओके। एथिक्स से रिलेटेड है ये। एथिक्स में एक हम ब्रांच पढ़ते हैं एथिक्स की, अप्लाइड एथिक्स, ओके। अप्लाइड एथिक्स के बारे में बात करते हैं, और अप्लाइड एथिक्स में हम देखते हैं कि किस तरह से एथिक्स को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अलग अलग स्पेसिफिक सेक्टर्स में यूज़ करते हैं। तो अप्लाइड एथिक्स की ही एक ब्रांच होती है एनवायरमेंटल एथिक्स, ओके। एनवायरमेंटल एथिक्स, वहाँ पे ये आर्टिकल आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, कोट कर सकते हो। तो आर्टिकल ये है, इशू ये है कि यहाँ पे उड़ीसा की एक वुमेन है, ठीक है, उड़ीसा की एक वुमेन है सरोजिनी मोहंता, इनके नाम पर एक पूरे जंगल का नाम रखा गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ सैपलिंग्स उगाई थी, लगभग 3000 से ज़्यादा कुछ सैपलिंग्स उगाई थी, ठीक है, यानी कि कुछ यहाँ पे सीड्स बोई थी सो दैट कि यहाँ पे प्लांटेशन हो। अभी जो एरिया है नहीं, माइनिंग डोमिनेटेड एरिया है, यानी कि यहाँ पे माइनिंग बहुत होती है, और यहाँ पे जो सॉइल है वो भी लेटराइट सॉइल है। तो यहाँ पे जो वेजिटेशन है उतनी सर्वाइव नहीं कर पाती, और माइनिंग होती है, तो इसीलिए काफ़ी ऐसा एरिया जो बंजर सी ज़मीन थी ना वैसा एरिया था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो कोशिश करके देखते, तो 3000 से ज़्यादा सैपलिंग्स इन्होंने उगाई यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने एक पर्सन को एम्प्लॉय किया जो थी सरोजिनी मोहंता। इनको एम्प्लॉय किया डेली वेज पे, कि इनको हर दिन 315 रुपये दिया जाएगा डेली वेज, और इनका काम है कि इन सैपलिंग्स का ध्यान रखा जाए। इन्होंने इतना जुट कर इन सैपलिंग्स का ध्यान रखा है कि आज की डेट में 95% सैपलिंग्स प्रॉपरली उग रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं, वरना ये रेट बहुत कम होता है। 30% यहाँ पे सैपलिंग्स आगे बढ़ पाती हैं, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे सीड्स उगाओगे ना, जैसे वो बोलते हैं ना वृक्षारोपण करोगे, जो इसके बीज है वो बोओगे, तो यहाँ पे अगर आप 100 बीज बो रहे हो ना, तो उसमें से सिर्फ 30 बीज ही यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है, और प्लांट्स उग पाते हैं, वरना बहुत सारे तो प्लांट्स ही नहीं उग पाते। अब उसके बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे माइनिंग हो रही है पहली, दूसरा सॉइल ऐसा है, तीसरा यहाँ पे ग्रेजिंग के लिए भी जो कैटल्स वगैरह है वो आते हैं, ठीक है, तो वो भी पूरा प्लांट को खा जाते हैं। तो ऐसे में इतने सारे प्लांट्स को बचा के रखने का काम इन्होंने किया है सरोजिनी मोहंता जी ने, और इन्होंने अपनी जो कॉल ऑफ ड्यूटी है उससे दूर जाके, उससे बियॉन्ड जाके भी यहाँ पे इस पूरे फॉरेस्ट को बचा के रखा है, और आज की डेट में 3000 से ज़्यादा फ्रूट बियरिंग ट्रीज यहाँ पे उग रहे हैं, ओके। तो इसीलिए आप इनका एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो अपने एनवायरमेंटल एथिक्स के टॉपिक में, ओके। आगे बात करते हैं आज के एडिटोरियल की।
वी नीड एन अर्जेंट नेशनल प्लान ऑन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। तो देखो ये पूरा आर्टिकल ये बोल रहा है कि आज की डेट में इंडिया जो है पावर सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है, हम हमारी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, सिग्निफिकेंटली हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड में आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे रहे हैं, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है हमारे यहाँ। फिर भी हमें नेट जीरो एमिशन, हमने ये टारगेट किया कि 2070 तक हमको नेट जीरो एमिशन टारगेट तक पहुंचना है, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का मतलब यह है कि जिसको देखो उसको करंट लग जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम पे करंट लगता रहता है, या किसी को यहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया उसके चक्कर में जान चली जाती है, तो ये मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज की डेट में भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और दुख की बात यह है कि जितनी भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है वो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कैसे करना है, सप्लाई कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, सेफ्टी की तरफ हम कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, सेफ्टी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। जो सोर्सेज थोड़े बहुत हैं भी बहुत अंडर यूटिलाइज हैं, कोई सेफ्टी किट्स यहाँ पे स्टाफ के पास भी नहीं है, आम आदमी के पास तो छोड़ो, ठीक है। एनसीआरबी का डाटा है, ये बोलता है कि एक टाइम था, ठीक है, जब हमारे यहाँ पे 1990 में लगभग एक साल में 2957 डेथ हुआ करती थी, ठीक है, पर लैख पॉपुलेशन 0.36 लोगों की जान जाती थी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन एंड इलेक्ट्रिक सेफ्टी इश्यूज। आज की डेट में यानी कि 2020 में ये 2957 जो 3000 के आसपास लोगों को करंट लगता था, वही चीज़ आज की डेट में 15,000 से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। तो 15,000 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है आज की डेट में एक साल में बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक्स। और इसमें अगर पर लैख देखोगे आप तो 1.13% की जान जा रही है पर लैख, ओके। यहाँ पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, उसने भी यहाँ पे सेम चीज़ बताई है कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स। और ये एक्सीडेंट्स जो हैं देखो कहाँ पे होते हैं, जो एक्सीडेंट्स हैं आप देखोगे मेनली जनरल पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जनरल पब्लिक को अफेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक्सीडेंट को रिड्यूस करने का ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे, ठीक है। तो रिड्यूस करना हमारे हाथ में अभी तक इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा, इसकी आगे बात करें तो ये मेजरली रूरल एरियाज़ में आप देखोगे, और रूरल एरियाज़ के अलावा जैसे अर्बनाइजेशन अभी बढ़ रहा है तो जो पुअर अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिक सेफ्टी के इश्यूज़ आज भी हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए अगर हम पॉलिसी बनाते हैं इलेक्ट्रिक सेफ्टी को लेकर तो रूरल एरिया और पुअर अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। इसके बाद जो नॉन इंडस्ट्रियल लोकेशन है वहाँ पे भी इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे यानी कि क्या होता है कि कई बार जो स्विच बोर्ड हैं वो ओपन पड़ रहते हैं, वायर्स ओपन पड़ी रहती हैं, इलेक्ट्रिक फॉल्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसके कारण आग लग जाती है। और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन में इश्यूज हैं, मेंटेनेंस नहीं होता, प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत ढीला है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि किस तरह से सेफ्टी इंश्योर करनी है, इन सब चीज़ों के कारण भी इलेक्ट्रिक सेफ्टी के इश्यूज हैं। अच्छा, इसके अलावा अब देखो हमारे देश में जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है इसने कई सारी गाइडलाइंस लाई है कि यहाँ पे सेफ्टी रेगुलेशन इन तरह से हो सकता है, लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ हैं वो उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि ये गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है ये हमको नहीं पता, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है ये देखने के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जैसे हमारी गाइडलाइंस है कि हर कंपनी का सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए जो पीरियोडिकली ऑडिट करने जाए, सेफ्टी ऑडिट करने जाए, ठीक है, लेकिन कंपनीज को इसके लिए टाइम ही नहीं है क्योंकि उनकी प्रायोरिटी है रेवेन्यू कलेक्शन और फॉल्ट रिपेयर करना, ठीक है, तो उनके पास टाइम ही नहीं सेफ्टी वगैरह की लिए ध्यान देने में। अच्छा, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर्स की बात हुई है कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स होने चाहिए जो हर कनेक्शन को अप्रूव करें, ठीक है, जो लाइसेंस दे इलेक्ट्रिशियंस को, लेकिन ये ऑन ग्राउंड होता नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल ऑफिसर यहाँ पे रखे नहीं जाते, इंस्पेक्टर्स रखे नहीं जाते, काफ़ी अंडरस्टाफ्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि यहाँ पे फोकस हमारा ये रहता है कि अगर किसी को इलेक्ट्रिक सेफ्टी के कारण, इलेक्ट्रिक शॉक के कारण जान जाती है तो उसको एक्स ग्रेशिया क्या देना है, यानी कि उसको भुगतान क्या करना है, कॉम्पनसेशन क्या देना है। हमको उल्टा ध्यान इस तरफ देना चाहिए कि इस तरह के एक्सीडेंट्स हो ही ना, ठीक है, तो हमको इनको प्रिवेंट करने की तरफ ध्यान देना चाहिए रैदर देन गिविंग द कॉम्पनसेशन फॉर इट, ओके। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वाला इशू है ये पूरा पब्लिक इंटरेस्ट चैलेंज है, ठीक है, जिसको हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं अगर वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये इशू सॉल्व हो सकता है। इसमें हमको करने की क्या ज़रूरत है, एक तो हमको डाटा कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हमको नेशनल प्रोग्राम्स जो हैं उसके सेफ्टी एस्पेक्ट्स को भी देखना है, हमको सेफ्टी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, यहाँ पे जो सेफ्टी मेट्रिक है उसको यहाँ पे देखना है, ठीक है, पब्लिक और प्रोफेशनल जो भी इनिशिएटिव्स ले सकते हैं वो लेने हैं, जो
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के थ्रू हम काम कर सकते हैं वो करने हैं, ठीक है। तो कुल नीड ऑफ द आर ये है कि यहाँ पे एक नेशनल प्रोग्राम बनाया जाए, एक नेशनल पॉलिसी बनाई जाए फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ठीक है, सो दैट ये इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स कम हो सके। और यहाँ पे इन सब मेजर्स को यूज करके ही हम यहाँ पे इंश्योर कर पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो सभी को मिले, ठीक है, यानी कि सभी के लिए यूनिवर्सली अप्लीकेबल हो, अवेलेबल हो, लेकिन साथ में अफोर्डेबल भी हो और गुड क्वालिटी का भी हो, ठीक है। तो क्वालिटी भी अच्छी हो और क्वालिटी के साथ साथ अफोर्डेबिलिटी भी अच्छी हो, सेफ्टी भी हो। तो ये था पूरा आर्टिकल हमारा। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट वाज ऑल। आप लोगों के कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।